नमस्कार। कभी ऐसा महसूस होता है कि भाई पूरा दिन निकल गया दौड़ते भागते रहे, लेकिन शाम को लगा कि कुछ कुछ खास हुआ ही नहीं। हाँ बिल्कुल। या वो फीलिंग कि आज तो बहुत काम है और वो सोचते सोचते दिन खत्म, पर काम वहीं का वहीं। अगर ऐसा लगता है ना, तो आज की हमारी ये बातचीत शायद कुछ मदद कर सकते। हम गार्लैंड कूल्सन की किताब है स्टॉप वेस्टिंग टाइम, यानी समय बर्बाद करना बंद करो, उसके जो मुख्य आइडियाज हैं उन पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। हाँ, और हमारे जो स्रोत है वो इसी किताब की एक अच्छी डिटेल्ड समरी पर आधारित है। तो हमारा मकसद आज ये समझना है कि हम काम टालते क्यों हैं, ये जो प्रोक्रेस्टिनेशन होता है ये क्यों होता है, और कूल्सन ने जो तरीके बताए हैं उनसे अपने दिन को कैसे बेहतर बना सकते हैं ताकि हर पल का सही इस्तेमाल हो। और देखिए, शुरुआत ही एक बहुत दिलचस्प बल्कि थोड़ी चौंकाने वाली बात से करते हैं। कूल्सन कहते हैं कि काम टालना, ये जो प्रोक्रेस्टिनेशन है, ये सिर्फ आलस नहीं है। हाँ, ये बात मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी। है ना? ये अक्सर एक इमोशनल रिएक्शन होता है। मतलब दिमाग का एक तरीका किसी मुश्किल काम से या उबाऊ काम से या शायद डरावने काम से बचने का। बिल्कुल, एक तरह का बचाव। हाँ, एक बचाव। तो चलिए इसी को थोड़ा और समझते हैं। तो कूल्सन का पहला जो बड़ा पॉइंट है वो यही है कि जब कोई काम हमें मुश्किल लगता है या जिसमें फेल होने का डर हो या जो बस बोरिंग लगे। हाँ बिल्कुल, या जो बस बोरिंग लगे, तो हमारा दिमाग उस अनकंफर्टेबल फीलिंग से, उस मुश्किल भावना से बचना चाहता है। ये एक तरह का दिमागी डिफेंस मैकेनिज्म है जो हमें फौरी राहत देने वाली चीजों की तरफ धकेलता है, जैसे पता नहीं सोशल मीडिया खोल लिया या कोई छोटा मोटा आसान सा काम करने लग गए, और जो जरूरी काम है वो बेचारा वहीं पड़ा रह जाता है, वहीं का वहीं। और ये जो भावनात्मक प्रतिक्रिया वाली बात है ना, ये सच में गौर करने लायक है। मतलब हम असल में काम से नहीं भाग रहे होते, हम उस काम से जुड़ी जो फीलिंग है जो हमें असहज महसूस कराती है उससे भाग रहे होते हैं। अच्छा। हाँ, जैसे कोई बेचैनी हुई, बोरियत हुई, डर लगा, या ये लगा कि मैं ये कर पाऊंगी या नहीं। हाँ। और हमारा दिमाग तो भाई हमेशा आसान रास्ता ढूंढता है। हाँ, वो तो है। तो वो फौरन कोई ध्यान बटाने वाली चीज पकड़ लेता है और नतीजा जरूरी काम टलता जाता है और हम बिजी तो दिखते हैं पर अंदर से लगता है कि कुछ प्रोडक्टिव नहीं किया। सही कहा। और इसी बात को ना कूल्सन और आगे ले जाते हैं। वो काम टालने वालों को 5 खास तरह के ग्रुप्स में बांटते हैं। अच्छा। हाँ, और ये जानना बड़ा दिलचस्प है क्योंकि शायद हम खुद को या अपने आसपास के लोगों को इनमें से किसी टाइप में पहचान पाएं। हाँ, हो सकता है। तो पहला टाइप है परफेक्शनिस्ट। ये वो लोग हैं जो चाहते हैं कि सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट हो, एकदम सही। हाँ, कई लोग होते हैं ऐसे। और इतना ज्यादा सही कि या तो वो काम शुरू ही नहीं कर पाते, सोचते हैं कि भाई अभी सही मूड नहीं है या सही माहौल नहीं है, या फिर शुरू कर दिया तो खत्म ही नहीं कर पाते। हाँ, क्योंकि वो कभी उनको पर्याप्त सही लगता ही नहीं। इनके लिए कूल्सन की सीधी सी सलाह है, परफेक्ट से बेहतर है काम खत्म करना। बिल्कुल सही बात। डन इज बेटर देन परफेक्ट जिसे कहते हैं। हाँ वही, मतलब कुछ करो, चाहे वो 100% परफेक्ट ना हो, वो कुछ ना करने से तो हमेशा बेहतर है। और इस परफेक्शनिज्म के पीछे भी तो अक्सर एक भावना छुपी होती है ना, शायद फेल होने का डर। बिल्कुल। या लोग क्या कहेंगे उसका डर। उन्हें लगता है कि अगर काम परफेक्ट नहीं हुआ तो लोग जज करेंगे, तो काम टालना उस जजमेंट से बचने का एक तरीका बन जाता है उनके लिए। सही पकड़ा। अच्छा, दूसरा प्रकार है वरियर, चिंता करने वाला। ओह हाँ। ये हमेशा क्या होगा अगर सोचते रहते हैं। अगर मैं फेल हो गया तो, अगर लोगों को पसंद नहीं आया तो, अगर ये उतना अच्छा नहीं हुआ तो। ये डर उन्हें एकदम रोक देता है। हाँ, पैरालाइज कर देता है। कूल्सन यहाँ एक अलग नजरिया देते हैं। वो कहते हैं डर का मतलब है कि आप किसी बड़ी चीज के करीब हैं। वाह, ये तो सोचने का अलग तरीका है ना? मतलब डर लगना तो स्वाभाविक है जब आप कुछ जरूरी या बड़ा कर रहे हो, लेकिन उस डर को अपने ऊपर हावी न होने देना, वही असली चुनौती है। और यहाँ शायद वो जो इमोशनल जड़ है, वो आत्मविश्वास की कमी हो सकती है, या फिर अनिश्चितता से डर कि आगे क्या होगा पता नहीं। हाँ, तो वो अनिश्चितता फेस करने से बचने के लिए वो टालते रहते हैं। तीसरा प्रकार है ड्रीमर। हाँ, सपने देखने वाला। अच्छा। इनके पास आइडियाज बहुत कमाल के होते हैं, बड़ी बड़ी योजनाएं होती है, लेकिन एक्शन खाए जमीन पर उतारने में पीछे रह जाते हैं। प्लानिंग खूब करेंगे लेकिन करेंगे नहीं। कूल्सन का सुझाव सिंपल है, छोटे से शुरू करो लेकिन आज ही शुरू करो। हाँ, ये जरूरी है।
पहला कदम उठाना। हाँ, बड़े लक्ष्य को छोटे मैनेजेबल स्टेप्स में तोड़ो और पहला कदम आज ही अभी उठाओ। इनके टालने के पीछे शायद ये होता होगा कि काम इतना बड़ा लगता है कि घबराहट होती है, हो सकता है। या फिर डिटेल्स में जाने का मन नहीं करता। बड़े सपने देखना आसान है, पर उनको हकीकत बनाने में जो मेहनत लगती है, जो छोटी छोटी चीजें करनी पड़ती हैं, उससे शायद ये बचना चाहते हैं। बिल्कुल मुमकिन है। चौथा है क्राइसिस मेकर। क्राइसिस में हाँ ये तो बहुत कॉमन है। हाँ, ये वो लोग हैं जो डेडलाइन जब बिल्कुल सिर पर आ जाती है तभी काम शुरू करते हैं और उन्हें लगता है कि वो प्रेशर में अच्छा काम करते हैं। हाँ, ये कहते हैं लोग। लेकिन कुलसन कहते हैं कि ये अक्सर एक वहम होता है हाँ, एड्रेनलिन रश मिलता है, मानते हैं, पर स्ट्रेस बहुत बढ़ जाता है। और काम की क्वालिटी पर भी तो असर पड़ता होगा। बिल्कुल, और लगातार ऐसा करने से बर्नआउट का भी खतरा रहता है। तो इनके लिए स्ट्रैटेजी है मिनी डेडलाइंस बनाओ। बड़े काम को छोटे हिस्सों में बांटो और हर हिस्से के लिए अपने खुद की डेडलाइन तय कर लो। ये भी शायद बोरियत से बचने का तरीका हो सकता है। नॉर्मल स्पीड से काम करना उबाऊ लगता हो तो आखिरी मिनट का प्रेशर उन्हें एक किक देता है। ये भी एक तरह से एक इमोशनल जरूरत पूरी हो रही है, भले उसका नतीजा ठीक ना हो। सही है। और पांचवा प्रकार है डिफायर, विद्रोही। अच्छा, ये क्या है? ये तब काम टालते हैं जब उन्हें लगता है कि कोई उन पर कुछ थोप रहा है। ओहो, ये ना कहने का एक इनडायरेक्ट तरीका हो सकता है, या शायद अथॉरिटी के खिलाफ एक तरह का विद्रोह। लेकिन कुलसन यहाँ एक सोचने वाला सवाल पूछते हैं, क्या आप किसी और को ना कह रहे हैं या अपने ही भविष्य को नुकसान पहुंचा रहे हैं? गहरा सवाल है। हाँ, क्योंकि अक्सर ये विद्रोह खुद के ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा हो जाता है। इसके पीछे शायद ये डर हो सकता है कि उनका कंट्रोल छिन रहा है, या वो अपनी आजादी, अपनी ऑटोनॉमी साबित करना चाहते हो। हाँ, जब उन्हें लगता है कि उनसे जबरदस्ती कुछ कराया जा रहा है तो टालना उनके लिए अपनी मर्जी चलाने का एक तरीका बन जाता है। पर देखिए, ये समझना जरूरी है कि इन टाइप्स में खुद को या दूसरों को बस लेबल लगाना मकसद नहीं है। हाँ, बिल्कुल नहीं। मकसद है अपने पैटर्न को पहचानना, क्योंकि जब हम अपनी आदत को, अपनी टेंडेंसी को समझते हैं, तभी तो उसे बदलने के लिए सही स्ट्रैटेजी चुन सकते हैं। ये जो सेल्फ अवेयरनेस है, खुद को जानना, वही पहला कदम है। एकदम सही कहा। तो हमने ये समझ लिया कि भाई टालम टोल होती क्यों है और इसके अलग अलग रूप क्या हो सकते हैं। अब सवाल है कि इससे निपटें कैसे। हाँ, असली सवाल। यहीं पर कुलसन सुपर स्ट्रक्चर का आइडिया लाते हैं। उनका तर्क बड़ा सीधा है। अगर आपका दिन डिजाइन नहीं किया गया है तो आप दूसरों के एजेंडा पर काम करेंगे। ये बात तो बहुत सही है। सुपर स्ट्रक्चर का मतलब है अपने दिन को जानबूझकर एक ढांचा देना, ताकि आप रिएक्टिव मोड से, मतलब बस जो सामने आया करते गए, उससे निकलकर प्रोएक्टिव मोड में आ सकें। यानी पहले से तय करें कि क्या करना है। अच्छा, तो ये ढांचा कैसे बनता है? इसके 3 मेन पिलर्स हैं। पहला है टाइम ब्लॉकिंग। टाइम ब्लॉकिंग मतलब? करना, जैसे मान लीजिए सुबह 9 से 11 बजे तक फोकस्ड वर्क के लिए ब्लॉक कर दिया, 11 से 11:30 ईमेल चेक के लिए ब्लॉक, वगैरह वगैरह। अच्छा, जैसे अपॉइंटमेंट बुक करते हैं? हाँ बिल्कुल। ये सिर्फ टू डू लिस्ट बनाने से ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि ये बताता है कि कब और कितनी देर किस काम को करना है। ये तो लॉजिकल लगता है। दूसरा पिलर है टास्क ग्रुपिंग। टास्क ग्रुपिंग यानी एक जैसे कामों को एक साथ निपटाना। अच्छा, जैसे सारे फोन कॉल्स एक साथ कर लिए, सारे ईमेल्स का जवाब एक फिक्स टाइम पर दे दिया, या घर के जो छोटे मोटे 10 काम थे वो एक ही स्लॉट में कर लिए। ओके, इसका क्या फायदा? इसका फायदा ये है कि दिमाग को बार बार एक तरह के काम से दूसरी तरह के काम पर स्विच नहीं करना पड़ता। इससे फोकस बना रहता है और समय और मेंटल एनर्जी दोनों बचते हैं। हाँ, ये बात तो है, स्विच करने में टाइम लगता है। और तीसरा और शायद सबसे जरूरी है जरूरी काम पहले, इंपॉर्टेंट वर्क अर्ली। कुलसन सुबह के घंटों पर बहुत ज्यादा जोर देते हैं। उनका एक फेमस कोट है, प्रोटेक्ट योर मॉर्निंग्स लाइक ट्रेजर। अपनी सुबह को खजाने की तरह संभालो। वाह। ज्यादातर लोगों के लिए सुबह का टाइम वो होता है जब विल पावर और फोकस सबसे ज्यादा होता है। तो अपने सबसे जरूरी काम जिनमें ज्यादा सोचना पड़ता है वो इसी समय के लिए रखो, इससे पहले कि दिन की भागदौड़ और डिस्ट्रैक्शंस शुरू हों। ये जो पूरा सुपर स्ट्रक्चर का आइडिया है ना, टाइम ब्लॉकिंग, टास्क ग्रुपिंग, जरूरी काम पहले, इसका असली फायदा सिर्फ कामों को ऑर्गेनाइज करना नहीं है। ये सीधे सीधे उस इमोशनल बोझ को कम करता है जो टालम टोल की जड़ में होता है। अच्छा, वो कैसे? देखिए, जब आपके पास एक क्लियर प्लान होता है कि कब क्या करना है, तो वो जो घबराहट होती है ना, अब क्या करूं, या अरे बाप रे इतना सारा काम कैसे होगा,
वो कम हो जाती है। हाँ, ये तो है। और ये डिसीजन फटीग यानी फैसले लेने की थकान उसको भी घटाता है। हर पल ये सोचना कि अगला काम कौन सा करूं, इसमें काफी दिमागी एनर्जी जाती है। सही बात। जब एक ढांचा तैयार होता है तो ये एनर्जी बचती है और आप काम पर फोकस कर पाते हैं। ये आपको एक कंट्रोल का एहसास देता है जो टाल मटोल वाली बेबसी की फीलिंग के बिल्कुल उलट है। बेहतरीन पॉइंट। मतलब ढांचा बनाने से सिर्फ काम ही नहीं होता, मन भी शांत रहता है। बिल्कुल ठीक है, तो दिन का ढांचा तैयार हो गया, लेकिन उस ढांचे में डालें क्या? मतलब किन कामों को प्राथमिकता दें? इसके लिए कुलसन कुछ बहुत बढ़िया आजमाए हुए टूल्स बताते हैं। पहला है आइजनहावर मैट्रिक्स। हाँ, ये नाम सुना है मैंने। हाँ, ये पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति आइजनहावर के नाम पर है। ये कामों को 2 पैमानों पर देखता है। एक तो अर्जेंसी यानी कितनी जल्दी करना है, और दूसरा है इम्पोर्टेंस यानी ये आपके लक्ष्यों के लिए कितना महत्वपूर्ण है। अर्जेंट और इम्पोर्टेंट, ठीक है। हाँ, अब इन 2 पैमानों से 4 खाने बन जाते हैं। 4 क्वाड्रेंट्स। बिल्कुल। पहला, जरूरी और महत्वपूर्ण, अर्जेंट एंड इम्पोर्टेंट। ये वो काम हैं जिन्हें फौरन करना है। कोई क्राइसिस, कोई डेडलाइन जो बस आ ही गई, इन्हें अभी करें। ठीक, ये तो समझ आता है। दूसरा, महत्वपूर्ण पर जरूरी नहीं, इम्पोर्टेंट बट नॉट अर्जेंट। ये है असली सोने की खान। अच्छा। हाँ, इसमें वो काम आते हैं जो आपके लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए, आपकी ग्रोथ के लिए, आपके रिश्तों के लिए जरूरी हैं। जैसे प्लानिंग करना, कुछ नया सीखना, एक्सरसाइज करना, रिश्तों पर ध्यान देना। इन्हें टालना बहुत आसान होता है क्योंकि ये अर्जेंट नहीं लगते। सही बात है। पर असली तरक्की यहीं से होती है। कुलसन कहते हैं कि इन कामों को अपने सुपर स्ट्रक्चर में एक्टिवली शेड्यूल करें, इनके लिए टाइम ब्लॉक करें। ये बहुत जरूरी पॉइंट है। तीसरा खाना, जरूरी पर महत्वपूर्ण नहीं, अर्जेंट बट नॉट इम्पोर्टेंट। ये अक्सर दूसरों की प्रायोरिटीज होती हैं जो हमारे सिर आ जाती हैं। जैसे कई सारी मीटिंग्स, कुछ फोन कॉल्स, बहुत सारे ईमेल्स। ये अर्जेंट लगते हैं पर शायद आपके असल लक्ष्यों में इनका कोई योगदान नहीं होता। हाँ, होता है ऐसा। कोशिश करें कि इन्हें किसी और को सौंप दें, डेलीगेट या मना कर दें, या कम से कम टाइम में निपटाएं। और चौथा, न जरूरी न महत्वपूर्ण, नॉट अर्जेंट एंड नॉट इम्पोर्टेंट। ये साफ तौर पर टाइम वेस्ट करने वाली एक्टिविटीज हैं। बेवजह सोशल मीडिया स्क्रॉल करना, फालतू टीवी देखना वगैरह। इनको तो पहचान के हटा ही देना चाहिए। हाँ, बिल्कुल, इन्हें पहचानें और पूरी तरह हटा दें। कुलसन का यहाँ एक गोल्डन रूल है जो याद रखने लायक है। डोंट लेट अर्जेंसी स्टील योर इम्पोर्टेंस। वाह, तात्कालिकता को महत्व पर हावी न होने दें। हाँ, हम अक्सर दिन भर अर्जेंट कामों की आग बुझाने में लगे रहते हैं और इम्पोर्टेंट कामों के लिए टाइम ही नहीं बचता। आइजनहावर मैट्रिक्स हमें इस जाल में फंसने से बचाता है। ये मैट्रिक्स सिर्फ कामों को बांटने का तरीका नहीं है, ये सोचने का एक फ्रेमवर्क है। ये हमें बार बार खुद से पूछने पर मजबूर करता है, क्या ये काम वाकई मेरे लिए महत्वपूर्ण है या सिर्फ शोर मचा रहा है? और यहीं पर वो इमोशनल पहलू फिर से आता है। अर्जेंट काम अक्सर चिंता या दबाव की भावना पैदा करते हैं, जिससे हम उन्हें फौरन करने को मजबूर महसूस करते हैं, भले ही वो इम्पोर्टेंट ना हो। सही कहा। इस मैट्रिक्स का इस्तेमाल हमें उस इमोशनल दबाव से हटकर लॉजिकली प्रायोरिटी तय करने में मदद करता है। हालांकि ये कहना आसान है, करना मुश्किल। रोजमर्रा की जिंदगी में अर्जेंट और इम्पोर्टेंट के बीच फर्क करना कई बार मुश्किल हो सकता है, खासकर जब बाहर से प्रेशर ज्यादा हो। इसमें प्रैक्टिस लगती है। हाँ, प्रैक्टिस तो चाहिए। अच्छा, दूसरा पावरफुल टूल है परेटो प्रिंसिपल। परेटो प्रिंसिपल जिसे 80-20 नियम भी कहते हैं। हाँ, 80-20 रूल, ये भी सुना है। ये इटली के इकोनॉमिस्ट विल्फ्रेडो पेरेटो ने देखा था कि कई सिचुएशंस में लगभग 80% नतीजे सिर्फ 20% कोशिशों से आते हैं। प्रोडक्टिविटी के मामले में इसका मतलब है कि आपके कुछ गिने चुने काम, वो 20% ही आपके ज्यादातर रिजल्ट्स यानी 80% के लिए जिम्मेदार होते हैं। अच्छा, तो मतलब सारे काम बराबर नहीं होते? बिल्कुल नहीं। तो चाबी यह है कि आप उन हाई वैल्यू वाले 20% कामों को पहचानें, वो काम जो आपको आपके गोल्स के सबसे करीब ले जाते हैं, और अपनी ज्यादातर एनर्जी और टाइम उन्हीं पर लगाएं। और बाकी 80% काम? बाकी 80% काम जो सिर्फ 20% नतीजे देते हैं, उन्हें कम करने की, किसी और को देने की या हटाने की कोशिश करें। 80-20 रूल हमें फोकस करना सिखाता है, वो भी थोड़ी सख्ती से। हाँ, ये कहता है कि सब कुछ बराबर इम्पोर्टेंट नहीं है। ये हमें उन गिनी चुनी चीजों पर ध्यान लगाने को कहता है जो असल में फर्क डालती हैं। ये खासकर तब बहुत काम आता है जब आप ओवरवेल्म्ड महसूस कर रहे हो, जब लग रहा हो कि बहुत कुछ करना है। हाँ, तब तो बहुत काम आता है। पूरी लिस्ट देकर घबराने के बजाय आप खुद से पूछ सकते हैं, यहाँ वो कौन सी 1-2 चीजें हैं जो सबसे ज्यादा असर डालेंगी।
इससे ना सिर्फ प्रोडक्टिविटी बढ़ती है बल्कि काम कम बोझिल लगता है, जो फिर से टाल मटोल की आदत को कम करता है। बिल्कुल। तो प्राथमिकताएं तय हो गईं, ढांचा बन गया, लेकिन फिर भी दिन में न जाने कितनी चीजें होती हैं जो हमारा ध्यान खींचती हैं और टाइम खा जाती हैं। हाँ, डिस्ट्रैक्शंस। जी, कुलसन इन्हें कहते हैं टाइम बैंडिट्स, टाइम बैंडिट्स। समय के लुटेरे, नाम तो सही दिया है ना। ये कुछ भी हो सकते हैं, फोन पर लगातार बजते नोटिफिकेशन, है। वो तो सबसे बड़े हैं आजकल। हाँ, या ऑफिस में कोई सहकर्मी अचानक आकर कहता है बस 2 मिनट चाहिए और वो 2 मिनट कभी 2 मिनट नहीं होते। कभी नहीं। या बिना एजेंडा वाली लंबी लंबी मीटिंग्स, या इंटरनेट पर एक चीज खोजने गए और घंटों कहीं और ही खो गए। हाँ, ये सब होता है। इनसे निपटने के लिए कुलसन कुछ प्रैक्टिकल तरीके बताते हैं, जैसे अपने फोन और कंप्यूटर पर नोटिफिकेशंस को बेरहमी से बंद कर दो, बस जो बहुत जरूरी अलर्ट हैं वही चालू रखो। बेरहमी से, ये शब्द जरूरी है। हाँ। दूसरा, ईमेल चेक करने का टाइम फिक्स करो, दिन में 2 या 3 बार, बस हर 5 मिनट में नहीं, और अपने इनबॉक्स को अपनी टू डू लिस्ट मत बनने दो। ये बहुत मुश्किल है पर जरूरी है। तीसरा, जब कोई आपका टाइम मांगे तो क्लियर बाउंड्री सेट करना सीखो। पोलाइटली कहो, मैं अभी इस काम में लगाऊं, क्या हम एक फिक्स्ड टाइम पर बात कर सकते हैं? ना कहना सीखना होगा। हाँ, वो भी आएगा। और मीटिंग्स को लेकर ज्यादा सख्त बनो। एजेंडा क्या है, क्या आपका होना वाकई जरूरी है, क्या ये काम ईमेल से हो सकता है? और फोकस बनाए रखने के लिए एक बहुत पॉपुलर और सिंपल टेक्निक है, पोमोडोरो मेथड। हाँ, पोमोडोरो, टमाटर वाली टेक्निक। हाँ, वही। इसका नाम इटालियन में टमाटर पोमोडोरो पर पड़ा है, क्योंकि इसके इन्वेंटर ने टमाटर के शेप का किचन टाइमर यूज किया था। तरीका बहुत सीधा है, 25 मिनट के लिए पूरी तरह एक काम पर फोकस करो, टाइमर लगाकर। सिर्फ एक काम? हाँ, सिर्फ एक। फिर 5 मिनट का ब्रेक लो, फिर 25 मिनट काम, 5 मिनट ब्रेक। ऐसे 4 पोमोडोरो जब हो जाएं, तो एक लंबा ब्रेक लो, 15-30 मिनट का। ये छोटे छोटे साइकिल्स फोकस बनाए रखने और थकान से बचने में मदद करते हैं। ये जो टाइम बैंडिट्स है ना, ये इसलिए इतने खतरनाक है क्योंकि ये सिर्फ हमारा टाइम नहीं चुराते, ये हमारे फोकस करने की जो क्षमता है उसको तोड़ते हैं, उसको फ्रैगमेंट करते हैं। रिसर्च बताती है कि हर डिस्ट्रैक्शन के बाद वापस गहरे फोकस यानी डीप वर्क वाली स्टेट में आने में हमें औसतन 20 मिनट से ज्यादा लग सकते हैं। बाप रे, 20 मिनट? हाँ, तो ये जो लगातार रुकावटें आती हैं, ये हमें उस फ्लो स्टेट में जाने से रोकती हैं जहां हम अपना सबसे अच्छा, सबसे क्रिएटिव और सबसे एफिशिएंट काम करते हैं। पोमोडोरो जैसी तकनीकें हमें जानबूझकर फोकस के ब्लॉक बनाने में मदद करती हैं और इन बैंडिट से हमारे सबसे कीमती मेंटल रिसोर्स यानी हमारे ध्यान को बचाती हैं। फोकस की बात चली है तो कुलसन इस पर बहुत जोर देते हैं कि आज की दुनिया में जहां हर तरफ से ध्यान खींचने वाली चीजें हैं, फोकस कोई नेचुरल चीज नहीं रह गई है। ये एक अनुशासन है, इसे डेवलप करना पड़ता है, इसे बनाए रखना पड़ता है। सही बात है, एक स्किल की तरह है। हाँ, एक स्किल। और इस अनुशासन का एक बहुत बड़ा दुश्मन है मल्टीटास्किंग का वहम। कुलसन साफ कहते हैं कि हमारा दिमाग असल में मल्टीटास्किंग के लिए बना ही नहीं है। जिसे हम मल्टीटास्किंग कहते हैं वो असल में टास्क स्विचिंग है, यानी बहुत तेजी से एक काम से दूसरे काम पर कूदना। और इस टास्क स्विचिंग की एक कीमत चुकानी पड़ती है, जिसे एक कॉग्निटिव कॉस्ट या दिमागी बोझ कह सकते हैं। हाँ, क्या कीमत? हर बार जब हम स्विच करते हैं, हमारी स्पीड कम होती है, गलतियां करने के चांसेस बढ़ जाते हैं और हमारी मेंटल एनर्जी ज्यादा खर्च होती है। लगातार टास्क स्विचिंग हमें थका हुआ और बिखरा हुआ महसूस कराती है। और जब हम थके और बिखरे हुए होते हैं तो मुश्किल कामों पर टिके रहना और भी मुश्किल हो जाता है और फिर टाल मटोल का दरवाजा खुल जाता है। समझ गया। तो फोकस बढ़ाने और इस टास्क स्विचिंग से बचने के लिए कुलसन कुछ प्रैक्टिकल चीजें बताते हैं। पहला, एक बार में एक ही काम, सिंगल टास्किंग को अपना मंत्र बना लो। जब ईमेल लिख रहे हो तो सिर्फ ईमेल लिखो, फोन साइड में। जब रिपोर्ट बना रहे हो तो सिर्फ रिपोर्ट पर ध्यान दो, बाकी सब बंद। फोकस। दूसरा, अपना काम करने का माहौल डिस्ट्रैक्शन फ्री बनाओ। फोन को साइलेंट पर रखो या हो सके तो दूसरे कमरे में। कंप्यूटर पर गैर जरूरी टैब्स बंद कर दो। माहौल का बहुत फर्क पड़ता है। और तीसरा, दिमाग में जो 1000 चीजें घूमती रहती हैं, चिंताएं, अधूरे काम, आइडियाज, उन्हें शांत करने के लिए ब्रेन डंप टेक्निक यूज करो। ब्रेन डंप, ये क्या है? बस एक कागज लो और जो कुछ भी दिमाग में चल रहा है सब लिख डालो, बिना सोचे, बिना जज किए। लिस्ट बना लो। इससे दिमाग खाली होता है, हल्का महसूस होता है और आप जो काम कर रहे हो उस पर बेहतर फोकस कर पाते हो। अच्छा, ये तो इंटरेस्टिंग है। मतलब दिमाग का कचरा बाहर निकाल दो। हाँ, कुछ वैसा ही। और इन सब तकनीकों के पीछे जो मेन चीज है वो है सेल्फ डिसिप्लिन।
आत्मानुशासन। कूलसन कहते हैं कि अनुशासन बनाने का सबसे अच्छा तरीका है खुद से किए छोटे छोटे वादे निभाना शुरू करो। छोटे छोटे वादे। हाँ, अगर तय किया कि सुबह 10 मिनट वॉक करेंगे तो करो। अगर तय किया कि रोज एक पेज पढ़ेंगे तो पढ़ो। जब आप खुद को ये दिखाते हो कि आप अपने वादे निभा सकते हो तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और फिर बड़े लक्ष्यों के लिए अनुशासन बनाना आसान हो जाता है। फोकस को एक मांसपेशी की तरह समझना चाहिए शायद। हाँ, जैसे जिम में वजन उठाने से मसल मजबूत होती है, वैसे ही जानबूझकर ध्यान लगाने की प्रैक्टिस करने से हमारी फोकस करने की एबिलिटी बढ़ती है। ये रातों रात नहीं होता, इसमें पेशेंस और कंसिस्टेंसी लगती है। हाँ बिल्कुल। और ब्रेन डंप जैसी तकनीकें उस मेंटल नॉइज, उस दिमागी शोर को कम करने में मदद करती हैं, जो फोकस में सबसे बड़ी रुकावटों में से एक है। सही कहा। लेकिन ये अनुशासन और फोकस बनाए रखना हमेशा आसान नहीं होता। मोटिवेशन का क्या? प्रेरणा तो ऊपर नीचे होती रहती है। हाँ, ये तो होता ही है। हाँ। कूलसन का नजरिया इस पर यह है कि मोटिवेशन कोई जादू की छड़ी नहीं है जो बस अपने आप आ जाती है या चली जाती है। इसे एक्टिवली जगाना पड़ता है, बनाए रखना पड़ता है। ये एक आग की तरह है जिसे लगातार हवा देनी पड़ती है। तो कैसे दें ये हवा? इसके लिए कुछ स्ट्रैटेजीज हैं। पहली, अपनी प्रगति पर नजर रखो। ट्रैक योर प्रोग्रेस। जब आप देखते हो कि आप कितना आगे आ गए हो तो उससे हिम्मत मिलती है। इसके लिए एक रिफ्लेक्शन जर्नल रखना बहुत फायदेमंद हो सकता है। रिफ्लेक्शन जर्नल? मतलब रोज या हफ्ते में एक बार बस लिखो कि क्या अच्छा हुआ, क्या सीखा, कहाँ अटके। इससे पता चलता है कि मेहनत बेकार नहीं जा रही। हाँ, ये अच्छा आइडिया है। दूसरी, छोटी छोटी जीतों का जश्न मनाओ। सेलिब्रेट स्मॉल विंस। जब कोई टास्क पूरा हो या कोई छोटा सा लक्ष्य हासिल हो तो खुद को शाबाशी दो, भले ही वो एक कप अच्छी कॉफी भी ना हो या 5 मिनट का ब्रेक लेना हो। हाँ, खुद को रिवॉर्ड देना जरूरी है। इससे आपके दिमाग को सिग्नल मिलता है कि मेहनत का फल मिलता है। और तीसरी, जब हिम्मत टूटने लगे, जब लगे कि नहीं हो रहा, तो अपने क्यों को याद करो, योर व्हाई। खुद से पूछो, मैंने ये सब शुरू क्यों किया था? आपका मकसद, आपका बड़ा लक्ष्य आपको मुश्किल वक्त में भी आगे बढ़ने की ताकत दे सकता है। ये तीनों रणनीतियां मिलके बहुत अच्छा काम करती हैं। प्रोग्रेस ट्रैक करने से हमें उम्मीद मिलती है। हाँ, छोटी जीतें सेलिब्रेट करने से रास्ता मजेदार बनता है और पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट मिलता है। बिल्कुल। और अपना क्यों याद रखना हमें दिशा और एक गहरा मतलब देता है, खासकर जब चीजें मुश्किल हों। ये जो अंदर की आवाज है, इंट्रिंसिक मोटिवेशन, वो बाहरी चीजों जैसे इनाम या सजा से कहीं ज्यादा पावरफुल और टिकाऊ होती है। ये सब मिलकर मोटिवेशन की आग को जलाए रखते हैं। एकदम सही। और इस मोटिवेशन को अगले दिन तक ले जाने का एक बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत पावरफुल तरीका है। कल की योजना आज रात को ही बना लो। प्लान टुमारो टुडे। हाँ, ये मैंने भी सुना है कि बहुत इफेक्टिव होता है। कूलसन इस पर बहुत जोर देते हैं। वो कहते हैं, अगर आप रात में प्लान नहीं करते तो सुबह दूसरों की प्राथमिकताओं के साथ दिन शुरू करते हैं। बिल्कुल सही बात। सुबह उठकर सोचना कि आज क्या करना है, इसमें ही टाइम और एनर्जी वेस्ट होती है और फिर आप दूसरों की ईमेल, मैसेज, उनकी डिमांड्स पर रिएक्ट करने में लग जाते हैं। हाँ, दिन आपके कंट्रोल में नहीं रहता। बिल्कुल। तरीका बहुत आसान है। रात को सोने से पहले बस 5-10 मिनट निकालो और अगले दिन के लिए 3 से 5 सबसे जरूरी काम, मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क्स लिख लो। बस सिर्फ 3 से 5? हाँ, बस उतना ही जो सबसे ज्यादा जरूरी है। इसके फायदे देखो, सुबह उठते ही क्लैरिटी होती है, पता होता है क्या करना है। डिसीजन फटीग कम होती है। आपका सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन, रात भर उन कामों पर प्रोसेसिंग करता रहता है। कई बार सुबह नए आइडियाज या सॉल्यूशंस मिल जाते हैं। अच्छा। और सबसे बड़ी बात, आप दिन की शुरुआत कंट्रोल के साथ करते हो, प्रोएक्टिवली। ये छोटी सी आदत सुबह की जो एंजाइटी होती है ना, उसे काफी कम कर सकती है। हाँ, वो जो उठते ही टेंशन होती है। हाँ, जब आपको पता होता है कि उठने के बाद पहले कुछ घंटे किन कामों को देने, तो एक शांति और एक पर्पस की फीलिंग रहती है। ये आपको प्रोएक्टिव बनाता है, रिएक्टिव नहीं। ये उस सुपर स्ट्रक्चर का ही एक हिस्सा है, अपने दिन को जानबूझकर डिजाइन करना, रात से ही शुरू करके। रही है तो कूलसन एक और बहुत जरूरी स्किल पर ध्यान दिलाते हैं जिसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। ना कहना, सेइंग नो, और चीजों को सरल बनाना। सेइंग नो। हाँ, ना कहना तो बहुत मुश्किल लगता है कई लोगों को। लगता है। लेकिन कूलसन कहते हैं कि ना कहना कोई स्वार्थ नहीं है, बल्कि ये आत्मसम्मान, सेल्फ रिस्पेक्ट का काम है। जब आप किसी ऐसी चीज को ना कहते हैं जो आपकी प्रायोरिटीज, आपकी वैल्यूज या आपकी एनर्जी से मेल नहीं खाती, तो आप असल में उन चीजों को हाँ कह रहे होते हैं जो आपके लिए ज्यादा मायने रखती हैं। आपके गोल्स, आपकी हेल्थ, आपका टाइम। ये सोचने का अच्छा तरीका है। एक ना असल में किसी दूसरी जरूरी चीज के लिए हाँ है। बिल्कुल।
कुलसन इसके लिए एक मजेदार सा लेकिन बहुत पावरफुल रूल बताते हैं। इफ इट्स नॉट अ हेल यस, इट्स अ नो। हेल यस। हाँ, मतलब अगर कोई मौका, कोई रिक्वेस्ट, कोई प्रोजेक्ट आपको अंदर से पूरी तरह एक्साइट नहीं करता, अगर आपका जवाब एकदम जोरदार हाँ वाला नहीं है, तो शायद वो ना होना चाहिए। हर चीज के लिए हाँ कहने से एनर्जी बिखर जाती है। बिल्कुल। और आखिर में कुलसन याद दिलाते हैं कि असली प्रोडक्टिविटी किसी कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम या ढेर सारे एप्स में नहीं है, वो है सरलता में। सिंप्लिसिटी। हाँ, अपनी गोल्स को सिंपल और क्लियर रखो, अपने काम करने के तरीकों को सिंपल रखो, अपनी जिंदगी से उन चीजों और कमिटमेंट्स को हटाओ जो गैर जरूरी हैं। कम अक्सर ज्यादा असरदार होता है। लेस इज मोर। ना कहना और सरल बनाना, ये दोनों ही उस इमोशनल बोझ को कम करने के बहुत शक्तिशाली तरीके हैं जो टालमटोल की जड़ में होता है। अच्छा। हाँ, देखिए, जब हमारी जिंदगी और हमारी टू डू लिस्ट बहुत ज्यादा भरी हुई और कॉम्प्लिकेटेड होती है, तो ओवरवेल्म्ड महसूस करना बहुत नेचुरल है, और इसी फीलिंग से बचने के लिए हम टालमटोल करते हैं। ना कहकर हम अपनी बाउंड्रीज की रक्षा करते हैं। सिंपल बनाकर हम क्लैटर यानी अव्यवस्था को कम करते हैं। ये दोनों ही हमें क्लैरिटी और कंट्रोल का एहसास दिलाते हैं, जिससे मुश्किल कामों का सामना करना आसान हो जाता है। और ये बात कितनी दिलचस्प है कि कैसे ना कहना असल में उन गिनी चुनी चीजों के लिए एक स्ट्रेटेजिक हाँ बन जाता है, जो हमारे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। बहुत बढ़िया। तो अगर हम पूरी बात को समेटें तो गार्लैंड कूल्सन की स्टॉप वेस्टिंग टाइम से हमने सीखा कि प्रोडक्टिविटी का मतलब घड़ी से रेस लगाना या ज्यादा घंटे काम करना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब है सही काम करना, वो काम जो आपके लक्ष्यों और आपकी वैल्यू से जुड़े हैं, और उन्हें असरदार तरीके से करना। ये अपने सबसे कीमती रिसोर्सेज यानी टाइम और एनर्जी को सोच समझकर इन्वेस्ट करने के बारे में है। सोच समझकर निवेश। आज की बातचीत से अगर एक मुख्य आइडिया लेकर जाना हो तो शायद वो ये है, समय होता नहीं, बनाना पड़ता है। हम अक्सर कहते हैं टाइम नहीं है, लेकिन सच तो ये है कि हम चुनते हैं कि अपना टाइम कहाँ लगाना है। अपने टाइम का कंट्रोल वापस अपने हाथों में लेना, शायद वही पहला कदम है। बिल्कुल, ये चॉइस हमारी है। और जैसा कि कूल्सन कहते हैं, इसका इनाम सिर्फ ज्यादा काम निपटाना नहीं है। वो कहते हैं, जब आप समय को सही जगह निवेश करते हैं, जिंदगी भी सही दिशा में चलने लगती है। वाह, ये तो बहुत गहरी बात है। इस पूरी चर्चा के बाद शायद खुद से पूछने के लिए एक अच्छा सवाल ये हो सकता है कि मेरे लिए वो सबसे बड़ा टाइम बैंडिट कौन है जो मेरा फोकस चुराता है, या मैं खुद को किस प्रोक्रास्टिनेटर टाइप से सबसे ज्यादा रिलेट कर पाती हूँ, और उसके पीछे की मूल भावना क्या है। और कूल्सन की इतनी सारी सलाहों में से कोई एक चुनकर उसे बदलने के लिए मैं कौन सा एक छोटा ठोस कदम अगले 24 घंटों में उठा सकती हूँ। शायद वही एक कदम उस बदलाव की शुरुआत हो जिसकी हम सब तलाश में हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि हम हर हफ्ते लाते हैं ऐसी किताबों की समरी जो आपकी सोच और जिंदगी दोनों बदल सकते हैं।